सोबिया अमीन 9th क्लास की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं बेटा। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, डायनामिक्स। अच्छा बेटा, आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाया, फिर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाया। चैप्टर नंबर 1 में आपने फिज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी, मैकेनिक्स। कुछ याद हो अगर आप लोगों को, साथ साथ लर्निंग कर रहे हैं। हमने पढ़ा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की बेटा फर्दर जो है 3 जो ब्रांचेस डिस्कस की जाती हैं, जिसमें स्टैटिक्स, फिर हमने सेकंड चैप्टर में इसकी जो ब्रांच पढ़ी दैट इज़ दी काइनेमेटिक्स, और अब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स will be studied in the state of rest। इसमें ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन without discussing the cause of motion, without discussing the cause of motion। यानी यूँ समझ लीजिए कि काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द motion of objects without discussing the cause of motion। without discussing the cause of motion का मतलब क्या होगा, without reference to force and mass, without reference to force and mass। force and mass के कॉन्सेप्ट को बग़ैर देखे बग़ैर समझे हम जस्ट जो है कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, और वो मोशन लीनियर, रोटेटरी या फिर वाइब्रेटरी होती है, लेकिन उसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मैस को एंड फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करते। अब हमने पढ़ना है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे बेटा ऑब्जेक्ट्स विल बी स्टडीड इन द स्टेट ऑफ मोशन with discussing the cause of motion, with discussing the cause of motion। या यूँ समझ लीजिए कि with reference to force and mass। यानी मैकेनिक्स क्या थी, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इट्स अफेक्ट। ये आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में। फिर हमने कहा कि मैकेनिक्स को फर्दर जो है उसकी जो कैटेगरीज हैं या फर्दर उसकी जो डिसिप्लिन्स है वो कौन कौन से, स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर आए बेटा काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन या विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स एंड मैस। और चैप्टर नंबर 3 रिलेट करता है डायनामिक्स को। इन डायनामिक्स वी मस्ट स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मोशन विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन और विद रेफरेंस टू दी फोर्स एंड मैस। यानी हम इसमें फोर्स एंड मैस को निग्लिजिबल नहीं करेंगे, हम उनके फैक्टर्स को साथ लेके चलेंगे और फिर ऑब्जेक्ट्स की मोशन के ऊपर इसका क्या अफेक्ट, क्या इम्पैक्ट होता है, तो इन चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और डायनामिक्स में हमने मोशन को ही स्टडी करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की मैस और साथ उसके ऊपर किस किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेटा इस चैप्टर में हमने ना सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ना है,
हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, 16वीं सेंचुरी का ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट फिलोसोफर, उसने जो 3 लॉज ऑफ मोशन जो कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और अभी तक वैलिड हैं, उन्हीं लॉज को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब स्पेस में भेजी गई हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसके साथ साथ बेटा हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आज जो मेन टॉपिक है हमारा वो है बेटा दैट इज़ दी फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ये 3 चीज़ें ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इन 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब फिर से देख लीजिए बेटा कि व्हाट इज़ द डायनामिक्स। डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा, हम जो है फोर्स एंड मास को कंसिडर करेंगे इनकी मोशन में, ये हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। अब बेटा हम मेन आदमी हैं फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फोर्स क्या है, क्या करती है और फोर्स जो है किस किस्म की चेंजेस लेके आ सकती है। अब आपको पता है बेटा फोर्स क्या है, एक एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट में कोई ना कोई चेंज लेके आती है। फॉर एग्जांपल बेटा ये है एक टेबल, टेबल पे एक बुक, ये एक बुक है, एक टेबल लैंप है। क्या ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से यहाँ से हिल सकती हैं या ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं? ये बुक यहाँ से खुद से डिस्प्लेस हो सकती है? नेवर। ये बुक खुद से डिस्प्लेस नहीं होगी जब तक आप जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। आप जाएंगे, आप बुक उठाएंगे, इट मीन्स कि आपने हाथ से क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स लगाई तो बुक ने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। तो फोर्स लगाने से इस बुक की जगह क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मेरे पास है एक बेटा वॉल, ये एक ब्रिक की बनी हुई वॉल है, 4 इंच जो है इसकी थिकनेस है। ये एक वॉल है और एक लड़का इस वॉल के पास खड़ा इस वॉल को धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पे खड़े होके ये पर्सन जो है अपने हाथों से इस वॉल को क्या कर रहा है, जो है वो धक्का लगा रहा है। क्या ये वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी? नहीं होगी। लड़का क्या कर रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि ये दीवार पीछे हट जाए, गिराने की कोशिश कर रहा है, तो ये खुद से नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि जो वॉल है वहाँ उसको गिराने के लिए, उसको डिस्प्लेस करने के लिए, उसमें किसी किस्म की चेंजेस लेके आने के लिए ये जो आदमी, ये जो बॉय है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, ये रेस्ट पे रहेगी। तो बॉय क्या कर रहा है, उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स लगाई जा रही है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। फोर्स ये पर्सन अप्लाई कर रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ बेटा कि आपके पास है एक एप्पल और एप्पल जो है उसको आप एक नाइफ से कट कर रहे हो। क्या नाइफ से आप कट कर रहे हो तो आप नाइफ से क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाई तो एप्पल 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो एप्पल की शक्ल सूरत क्या होगी, चेंज हो गई। उसमें जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई। फोर्स लगाने से एप्पल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि फोर्स बॉडी की शेप भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फोर्स बॉडी में मोशन भी लेके आ सकती है। फोर्स बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है तो उसको मूव भी करा सकती है। फॉर एग्जांपल ये है एक बेटा बस, बस अभी किस पे है, रेस्ट पे है, इसकी बैटरी डाउन हो गई। आप 3 पर्सन्स लेके आते हो और आप कहते हो कि इस बस को धक्का लगाएं। वो 3 जगह से ये पर्सन जो है क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से ये बस क्या हो गई, मूव करना शुरू कर दिया इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाने से
बॉडी में क्या चीज़ क्रिएट हो गई, मोशन क्रिएट हो गई। तो फोर्स अप्लाई हुई, बॉडी रेस्ट पे था और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी किस स्टेट में आ गया, मोशन में आ गया, इसमें मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो गई। तो इन दैट केस फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव भी कर सकती है। मैंने इस कार को, इस बस को स्टॉप करना है, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने से ये गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ब्रेक अप्लाई की, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से गाड़ी क्या होगी, स्टॉप होगी। इट मीन्स कि फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है या करने की कोशिश करती है। जैसे ये जो पर्सन था, ये इस दीवार को धक्का लगा रहा था, ये इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा था, इट कैन मूव, लेकिन ये मूव नहीं करा सका। तो इसके लिए हम लफ्ज़ क्या बोलेंगे कि द बॉय विल टेंड टू मूव द वॉल, कि वो मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, जो फोर्स होती है, तो इसके लिए हम जो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, a force moves or tends to move। टेंड्स टू मूव का मतलब क्या होगा कि मूव कराने की कोशिश करती है। फोर्स बॉडी को मूव भी करा सकती है या फिर मूव कराने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, टेंड्स टू stop the motion of the body, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है फोर्स या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है। अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। किस तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है और बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है, तो जो बॉल उसकी तरफ आ रही थी उसने उसको हिट किया, बॉल को, जो बॉल आ रही थी, तो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, चेंज होगी। तो बाय अप्लाइंग द फोर्स उस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो फोर्स मूव भी कर सकती है, बॉडी को मूव करने की कोशिश कर सकती है। फोर्स एक जो बॉडी रेस्ट पे है उसको जो है मूव भी करा सकती है, और जो रेस्ट पे बॉडी होगी, जो मोशन में बॉडी होगी, उसको रेस्ट पे भी लेके आने की कोशिश कर सकती है। फोर्स बॉडी की डायरेक्शन को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपके पास कोई क्रिकेट मैच की बजाय अगर आप फुटबॉल मैच देख रहे हो तो वहाँ भी देखिए कि किक लगाने से जो बॉल है, फुटबॉल बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। गोलकीपर उस बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने उस बॉल को स्टॉप करना होता है, गोल से बचाना होता है, तो इन दैट केस वो भी फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो फोर्स जो है वो अप्लाई करने से हम किसी भी बॉडी को जो मोशन में है उसको स्टॉप कर सकते हैं। जो बॉडी जो है रेस्ट पे होगी उसमें मोशन क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर बेटा बाय अप्लाइंग द फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई एयर फिल बैलून है, ये एक बैलून है बेटा, इसके अंदर क्या चीज़ फिलअप की हुई है, एयर, और अगर आप अपने हाथ से इसको स्क्वीज़ करते हो तो आपको पता है कि आप हाथ से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स के अप्लाई करने से ये बैलून जो है उसकी शक्ल सूरत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन आप जैसे ही फोर्स लगाना छोड़ दोगे ये वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो इन दैट केस बाय अप्लाइंग द फोर्स जो है बॉडी की जो शेप है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेकेंडली, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपके हाथ में एक नाइफ़ है, आप एक एप्पल को कट करना चाह रहे हो तो आप नाइफ़ के साथ उसको कट कर सकते हो बाय अप्लाइंग दी फोर्स। तो नाइफ़ ने उस एप्पल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे उस एप्पल की परमानेंटली जो है वो शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज दी शेप ऑफ दी बॉडी। तो इन दैट केस बेटा फोर्स क्या कर सकती है, मूव्स कर सकती है, या टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द
मोशन ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ें फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश भी कर सकती है और पुल भी कर सकती है। ये बेटा फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आती है। फोर्स को बेटा बेसिकली जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को हम सिंबल कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पूरी फिजिक्स की बुक में फोर्स जो है वो किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी बेटा, कैपिटल F के साथ। कुछ जगहों पे हम यूज़ करेंगे स्मॉल f, लेकिन यूजुअली जो है वो कैपिटल F जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इसका यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो उसी ने बताया, यूनिट न्यूटन। आगे हम न्यूटन कैसे आया तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये था बेटा फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं बेटा। इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब उसकी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल बेटा कि आप अगर किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी जो है वो मूव कर रही है विद हाई स्पीड, एकदम से ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक। आप जब गाड़ी मूव कर रही थी तो आपकी बॉडी भी उस गाड़ी के साथ उसी ही स्पीड के साथ मूव करती है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो आप फ़ौरन आगे की तरफ क्यों गिरते हो, उसकी रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी उससे पहले किस स्टेट में थी, मोशन में थी। गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी और आप अपनी पहले वाली स्टेट में रहने की कोशिश करते हो, यानी आप अपनी जो स्टेट थी उसमें चेंज जो है नहीं लेके आना चाहती, आप अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करते हो। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है इनर्शिया का। बेसिकली बेटा गैलीलियो ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास एक लाइटर बॉडी है, उसको तो मूव कराना आसान है, लेकिन अगर एक हैवियर बॉडी है उसको मूव कराना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल इस रूम की एग्जांपल लें तो यहाँ अगर एक चेयर है और एक बेंच है, चेयर का मैस कम है और बेंच का मैस क्या है, ज़्यादा है। चेयर को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करना क्या है, आसान है, लेकिन उस बेंच को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करना क्या है, मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेयर थी उसका मैस कम था, जो डेस्क है उसका मैस क्या है, ज़्यादा है। अब चेयर का इनर्शिया कम है मैस के कम होने की वजह से, लेकिन जो डेस्क है उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसका मैस भी क्या है, ज़्यादा है। गैलीलियो की डेथ के बाद सेम कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो न्यूटन ने फिर डिस्क्राइब किए, क्योंकि न्यूटन और गैलीलियो जो है, जैसे गैलीलियो की डेथ होती है तो उसकी जितनी रिसर्च थी, जितने टॉपिक्स पे रिसर्च थी, वो फिर सारी जो है वो न्यूटन ने उसको आगे फर्दर जो है फॉलो अप किया। और फिर नेक्स्ट जो है आगे उसकी जितनी रिसर्च थी, जितनी उसकी जो है चीज़ें हैं जो उसने फाइंड आउट की, जो डिस्क्राइब की, या जिनकी एवेल्यूएशन करने के बाद उसने हमको रिजल्ट्स एंड लॉस डिस्क्राइब किए, वो सारे के सारे जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो पहले गैलीलियो के थे। उसके बाद फिर नाम जो है वो यूज़ हुआ न्यूटन का, क्योंकि फाइनली प्रूफ और वेरीफाई जो है वो किसने किया, वो न्यूटन ने किया। जो थ्योरेटिकली आगे डिस्क्राइब किया वो न्यूटन ने किया। तो अब जो है इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी अपनी स्टेट में किसी किस्म का चेंज जो आता है उसको, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, अब जैसे बेटा आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं चेयर पे, आप रेस्ट पे हो, जब आप रेस्ट पे हो तो इन दैट केस बेटा आपको कोई बाहर से पर्सन आके, आपको कोई फ्रेंड आके हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करता है, तो आप अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करते हो। आप अपनी स्टेट में जो है वो चेंज नहीं लेके आना चाहते हो, तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी जिससे आप अपनी स्टेट में, बॉडी की स्टेट में किसी किस्म का चेंज नहीं लेके आना चाहते हो, वो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया, इनर्शिया का नाम दिया गया। और फिर बाकायदा जो है वो न्यूटन ने डिस्क्राइब किया
कि जो इनर्शिया है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। और इनर्शिया क्या है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी किस्म का जो चेंज आता है उसमें लेके आने, उसमें जो चेंज आता है उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस शो करता है वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया, इनर्शिया का नाम दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं इनर्शिया की बेटा, तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, उसको हम लिखते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द प्रॉपर्टी in which it resists any change in its state of rest, or of uniform motion। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें ये अपनी किसी भी किस्म की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जो है उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस शो करता है, उसमें किसी किस्म का जो चेंज आता है उसके अगेंस्ट जो है एक रेजिस्टेंस शो करता है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया है, इनर्शिया का नाम दिया गया है। तो इनर्शिया का फैक्टर क्या है बेटा, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। Inertia depends upon mass of the body, greater is the mass of the body, greater will be inertia, lower is the mass of the body, lower will be inertia। इसमें जो चीज़ें लर्न करने वाली इस टॉपिक में बेटा, इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी इनर्शिया, लोअर इज द मास ऑफ द बॉडी, लोअर विल बी इनर्शिया। अब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं बेटा, कि हमारे पास है एक ग्लास, इस ग्लास को हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने रखा कट करके एक जो है कार्ड पेपर। ये है बेटा एक कार्ड पेपर। इस कार्ड पेपर के ऊपर हमने रखा है एक 5 रुपीज़ का कॉइन। ये मैंने रखा एक 5 रुपीज़ का कॉइन। और कॉइन रखने के बाद आप क्या करो कि अपने हाथ से इस कार्ड पेपर को एक जर्क दो। आप इस कार्ड पेपर को एक जर्क दोगे तो जो कॉइन इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, कॉइन किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। आपने कार्ड पेपर को अपनी फिंगर से एक जर्क दिया, झटका दिया, मूव कराया। जब मूव कराया, जो ऊपर जो कॉइन है वो अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। तो वो जो कार्ड पेपर है वो तो फोर्स लगने से, जर्क लगने से वो तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन जो कॉइन ऊपर है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट था, वो कहाँ गिर जाएगा, वो इस ग्लास में गिर जाएगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से,
इनर्शिया की वजह से वो कॉइन जो है उस ग्लास में ड्रॉप हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इनर्शिया क्या है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कॉइन जो है ये भी इनर्शिया की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, बल्कि वो ग्लास के अंदर गिर गया, उसके नीचे जो कार्ड पेपर था वो एक जर्क से जो है वो फ्लाई ऑफ कर गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी इनर्शिया की। बेटा आपके पास है एक लॉन्ग स्ट्रिप जो है वो हमने पेपर की कट की, पेपर की एक लॉन्ग स्ट्रिप कट की। कट करने के बाद हमने इसके एक कोने पे 5 रुपीज़ के कॉइन 4-5 ले लिए। ये मैंने 5 कॉइन्स लिए हैं 5 रुपीज़ के, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर मैंने स्टैक कर दिए हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। ये एक कॉइन है, इसके ऊपर एक दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ये टोटल 5 कॉइन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर कर दिए हैं। अब ये सारे कॉइन्स जो हैं वो किस स्टेट में हैं? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं। और ये चूंकि कॉइन्स, एक कॉइन का मैस कुछ और होगा, लेकिन 5 कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर हमने स्टैक ओवर कर दिए हैं, तो उसका मैस भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ से पकड़ के इस स्ट्रिप को यूँ खींच दीजिए, आप देखोगे ये जो कॉइन्स हैं ये नहीं गिरेंगे, ये अपनी ही जगह पे रहेंगे। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की वजह से ये अपनी ही जगह पे रहेंगे, ये गिरेंगे नहीं। जस्ट आपने जो पेपर है वो खींच दोगे, लेकिन ये कॉइन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर ही रहेंगे, ये नहीं गिरेंगे। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो हम कहते हैं कि इनर्शिया क्या है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये था बेटा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। ये सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना लिखना एनफ होगा। इससे ज़्यादा जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये एक्सपेरिमेंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इनर्शिया की डेफिनेशन और उसका फैक्टर लिखेंगे, इट विल बी सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा मोमेंटम की। मोमेंटम जो है वो भी रिलेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी से रिलेटेड है। मोमेंटम ओके बेटा, मोमेंटम जो है उसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप ये सोचिए कि एक बुलेट जो है अगर किसी पर्सन को लगती है, छोटी सी बुलेट है, वो एक पर्सन को जब लगती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन दैट केस वो छोटी सी बुलेट जिसका मैस बड़ी मुश्किल से 5 ग्राम या 10 ग्राम होगा, लेकिन जब वो गन से फायर होती है तो वो किसी भी बॉडी को जब हिट करेगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो इम्पैक्ट क्या है कि वो बॉडी में किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। अब चूंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा था, मोमेंटम क्या है कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उस बुलेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करते हैं कि रोड पे अगर एक बाइसाइकिल पे कोई आदमी है और पीछे से एकदम से जो है एक हैवी लोडेड ट्रक जो है वो आ जाता है और उसकी टक्कर होती है, तो उसका उस हैवी लोडेड ट्रक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मैस ज़्यादा है, लेकिन लोडेड ट्रक का मैस क्या है? बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस मोटरसाइकिल वाले का या बाइसाइकिल का मैस कम है, और वो अगर सड़क के ऊपर आता है लोडेड ट्रक उसके साथ जो है वो टक्कर हो जाती है, तो लोडेड ट्रक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैस है, मैस का ज़्यादा होने की वजह से जो मोमेंटम है बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, और वेलोसिटी के ज़्यादा होने से भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। तो मोमेंटम भी एक क्वांटिटी ऑफ मोशन है। तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन बेटा वो क्या है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज momentum of the body is the quantity of motion possessed by the body due to its mass and velocity।
यानी मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखते हैं इसको वर्डिंग में, मोमेंटम जो है बेटा दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है कि मोमेंटम कब ज़्यादा होता है, अगर बॉडी का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास एंड मोमेंटम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मास का ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें हैं बेटा, वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और मास के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मास के ज़्यादा होने से मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी के ज़्यादा होने से भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं बेटा पी। मोमेंटम को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पी के साथ। हमारी फिजिक्स की जितनी बुक्स हैं उसमें यूजुअली मोमेंटम के लिए सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, पी, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वी। तो P इज इक्वल टू एम वी इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम। P शो करेगा बेटा मोमेंटम को, M शो करेगा मास को, एंड वेलोसिटी जो है वो हम V से शो करते हैं। और अब हम इसका यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या दूसरा एक यूनिट यूज होता है बेटा न्यूटन सेकेंड। या आप फिलहाल लर्न कर लीजिए, लेकिन आगे मैं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगी तो फिर वहाँ से ही, चूँकि ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट उसके साथ रिलेट करता है, तो फिर आपको तब डिराइव भी करा दूंगी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से आगे न्यूटन सेकेंड कैसे बनेगा। तो ये दो यूनिट यूज होती हैं बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन इस फॉर्म में आएगी तो ये भी यूनिट मोमेंटम का यूज होता है, ऑप्शन इस फॉर्म में आएगी तो ये भी यूनिट किस चीज़ का है, मोमेंटम का। मोमेंटम बीइंग ए वेक्टर, बीइंग ए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इन दैट केस बेटा मोमेंटम इज दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा होने से मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, इस वजह से लोडेड ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट भी क्या है, ज़्यादा है। एक स्मॉल बुलेट जो है, 5 ग्राम का बुलेट जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने से उसका इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो एक स्मॉल बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था बेटा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी, और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आज के हमारे टॉपिक है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में बेटा हमने पढ़ा। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। फोर्स की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, इनर्शिया की डेफिनेशन है, इनर्शिया का फैक्टर क्या है उसको लर्न कर लीजिए। उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है बुक पे उसको भी एक दो दफ़ा रीड आउट कर लीजिए। मोमेंटम जो है उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसकी यूनिट जो है फिंगर टिप पे लर्न होनी चाहिए। ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में। फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम और फिर डायनामिक्स की हमने डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। तो बेटा इसके साथ छोटी सी हम अच्छी बात कर लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ बोलना जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। नेवर टेल ए लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक जो है आदमी आया, वो कहता मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, यानी बीमारी का मतलब बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं। मैं झूठ भी बोलता हूँ, चोरियाँ भी करता हूँ, डाके भी डालता हूँ, हर गलत काम करता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं अपनी इन बुराइयों से जो है वो जान छुड़ा सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सिर्फ एक बात कही कि आप सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। अगर आप झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो है वो बुराइयाँ भी आप में से ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे आज के बच्चे जो है वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, जो कि हम क्लासेस में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये छोटी सी बात आपके नज़दीक तो शायद लगता है कि ये गुनाह नहीं है, लेकिन झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। क्लास में एक टीचर जब किसी बच्चे से पूछ रहा है कि बेटा आप साथ वाले बच्चे की चीटिंग कर रहे हो, तो आप आराम से बोल देते हो कि नहीं मैंने तो नहीं कर रहा, मैंने तो बिल्कुल नहीं की। तो ये झूठ था। टीचर ने आपको देखा तो आपको पॉइंट आउट किया ना,
टीचर तो झूठा नहीं हो सकता। टीचर ने आपको पॉइंट आउट तब किया जब उसको एक प्रूफ मिल गया कि आप बाकायदा उसकी तरफ देख रहे थे, अदरवाइज़ टीचर कभी भी आपको इंटरप्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप पीछे बुक नहीं खोली, आपने किसी और सब्जेक्ट की बुक खोली हुई है, तो टीचर अगर अपना पढ़ा रहा है और आपने मैथ की बुक खोली हुई है या किसी और सब्जेक्ट की बुक खोली हुई है, तो अक्सर हमारे पास यूनिक के जितने बच्चे हैं वो टेस्ट डे वाले दिन तो हर पीरियड में उस टेस्ट की बुक खोल के बैठे होते हैं। तो इन दैट केस अगर टीचर आपसे ये पूछता है कि आपने बुक खोली है दूसरे सब्जेक्ट की, तो आप फ़ौरन से कहते हैं नो टीचर, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी झूठ के ज़मरे में आता है। आप झूठ बोलते हो लेकिन आप उसको झूठ नहीं समझते हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती हैं, तो फिर और बुराइयाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में झूठ कभी मत बोले, जैसे भी हालात हों ज़िंदगी में आपने प्रॉमिस करना है अपने आप से कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना। ये बेटा अगर आप रात को सोने से पहले अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही कर लो कि सोने से पहले सिर्फ ये सोचो कि आज पूरे दिन में मैंने अपने घर वालों से कितना झूठ बोला है, वो आपकी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी। और सोचने से पहले सोचो कि सोने से पहले ये सोचो कि झूठ बोलना एक गुनाह है, तो मैंने आज कितने झूठ बोलने हैं, तो मैंने कितने गुनाह जो है वो इकट्ठे कर लिए। तो तौबा कीजिए और गुनाहों से परहेज़ कीजिए, जिसमें मेन जो है झूठ बोलना छोड़ देंगे तो आपके अंदर से बाकी बुराइयां भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।